हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस बिहार एग्ज़ाम्स। जीएस बिहार एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन बुक में दिया हुआ 8वां संस्करण जो अप्रैल 2026 में प्रकाशित हुआ है, अप्रैल 2026 में प्रकाशित हुआ है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन दृष्टि पब्लिकेशन में दिया हुआ भारतीय आधुनिक इतिहास का 8वां संस्करण जो अप्रैल 2026 में प्रकाशित हुआ है। इसका टॉपिक है प्रमुख भारतीय विद्रोह। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शोषकों जैसे कि जमींदार, राजा रजवाड़े, कुलीन वर्ग आदि के खिलाफ 18वीं सदी से ही सामान्य नागरिक, कृषक तथा जनजातीय लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। कृषक आंदोलनों का कारण ब्रिटिशों की भूनीतियाँ एवं राजस्व की दमनात्मक वसूली आदि थी। यद्यपि अधिकांश विद्रोहों का पुलिस तथा सेना की मदद से दमन किया गया, परंतु भारतीय किसानों ने विभिन्न स्थानों पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। जनजातीय विद्रोह का कारण उनके परंपरागत अधिकारों का हनन था। आदिवासियों का वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि व कृषि व्यवस्था में विदारण विभिन्न जनजातीय विद्रोहों का एक साझा कारण था। आबकारी कर, नमक कर जैसे करों की दमनकारी वसूली भी इन विद्रोहों के कारण बनी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया, फलतः समय समय पर विभिन्न जन विद्रोह हुए। प्रमुख जन विद्रोह, तो प्रमुख जन विद्रोह में होगा सन्यासी विद्रोह, इसके बाद फकीर विद्रोह, पाइक विद्रोह, अहोम विद्रोह, फराजी या फैरेजी विद्रोह, इसके बाद गडकरी विद्रोह। ये अब अगला विद्रोह होगा जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो ये जितना विद्रोह है तो ये प्रमुख जन विद्रोह है। और यहाँ देखिए जनजातीय विद्रोह है, तो जनजातीय विद्रोह में खोंड एवं सवार विद्रोह या फिर कोल विद्रोह, हुल एवं संथाल विद्रोह आ जाएगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह जनजातीय विद्रोह में आएगा, खासी विद्रोह आ जाएगा। तो हम लोग को पढ़ना है जन विद्रोह। तो जन विद्रोह को चलिए देखते हैं। तो जन विद्रोह में आएगा सन्यासी विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था 1770 से 1820 ईस्वी तक। कुछ स्रोतों में ये 1763 से 1800 ईस्वी तक बताया गया है। इस आंदोलन का यानी कि सन्यासी विद्रोह आंदोलन का प्रमुख कारण था अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी व राजनीतिक अशांति व तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध था। सन्यासी प्रभाव क्षेत्र यानी कि सन्यासी विद्रोह का जो प्रभाव था उसका क्षेत्र था ढाका, रंगपुर तथा मैमनपुर था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। 1770 के अकाल के बाद
तो इतना तीव्रगामी विद्रोह किया गया कि 1773 में विद्रोहियों ने समानांतर सरकार बना ली। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ 1882 का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को सन्यासी विद्रोह का दबाने का श्रेय दिया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद मठ 1882 का कथानक सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। और सन्यासी विद्रोह का दबाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे फकीर विद्रोह। बंगाल में ही इसका विद्रोह हुआ था 1776 से लेके 1777। 1776-77 में फकीर विद्रोह हुआ था। यह एक धार्मिक विद्रोह था। फकीर विद्रोह एक कैसा विद्रोह था? तो धार्मिक विद्रोह था, जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के नेता मजनूम शाह ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मजनूम शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन की बागडोर मूसा शाह एवं चिराग अली शाह ने संभाली। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन को सहयोग प्रदान किया। भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया। कौन से आंदोलन में? तो आपका फकीर विद्रोह, यानी कि फकीर विद्रोह आंदोलन में भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया। कालांतर में इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी, जो अंग्रेज फैक्ट्रियों एवं सैनिक साजो सामान पर केंद्रित थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन को कठोरतापूर्वक दबा दिया। अगला विद्रोह है पाइक विद्रोह। 1817 से लेकर के 1825 तक, 1817 से 1825 तक चला था। कौन? तो पाइक विद्रोह। यह विद्रोह उड़ीसा के पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से शुरू हुआ। बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। पाइक जाति को परंपरागत रूप से खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए कर मुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। अन्य कारणों में भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली और उत्पीड़न भी शामिल रहा, जिसे यह आंदोलन आक्रोशित हो उठा। 1825 ईस्वी तक इस आंदोलन का पूर्णतः क्या कर दिया गया? तो दमन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जुलाई 2017 में इस विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक चला। ये विद्रोह असम में हुआ था। 1824 ईस्वी में वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, जिससे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। परिणाम स्वरूप विद्रोह फूट पड़ा। 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु विद्रोह सफल न हो सका। अंग्रेज अधिकारियों ने गोमधर कुंवर को गिरफ्तार कर अंततः विद्रोह को दबा दिया। 1830 में अहोमों ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई, परंतु इससे पहले विद्रोह होता कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए। इस तरह अहोम विद्रोह शांत हो गया। फराजी या फैरेजी विद्रोह 1838 से लेकर 1857 ईस्वी तक यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। फैरेजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया। इसका प्रचार प्रसार शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी कि दादू मियाँ ने किया।
आगे देखेंगे, फेरेजी विद्रोही सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थन थे। साथ ही यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरोध था। फेरेजी उपद्रव 1838 से 1857 ईस्वी तक चलते रहे तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी तक चला था। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था, परंतु अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल सियानी साहिब, भगत जवाहर मल का नाम था सियानी साहिब, एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में यह विद्रोह ने जोर पकड़ा। 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना इस विद्रोह का मूल उद्देश्य था। 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इस आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया गया। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया। कह सकते हैं कि कूका आंदोलन में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तथ्य मौजूद थे। 24 दिसंबर 2014 को संचार व सूचना औद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कूका आंदोलनकारियों के वीरतापूर्ण कार्यों को सम्मान व पहचान देने हेतु एक संस्मरणीय स्टाम्प जारी किया गया। बाबा राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन 12 अप्रैल 1857 चलाया था, जिसमें मद्यपान निषेध, गौमांस निषेध, वृक्ष पूजा व महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। आगे देखेंगे, गडकरी विद्रोह 1844। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आंदोलन हुआ। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। गडकरियों ने समनगढ़ तथा भुदरगढ़ के किसानों को किलों को जीत लिया था। सरकार को गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अगला विद्रोह है कितूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से लेकर 1829 ईस्वी तक। यह विद्रोह 1824 से 1829 के दौरान कितूर कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ। यहाँ के स्थानीय शासक राजा मल्ला सरजा 1816 एवं उसके पुत्र 1824 की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी शिवलिंगप्पा दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। 1824 ईस्वी के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया और रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया। फरवरी 1829 ईस्वी में ही रानी की मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा की कैद के बाद भी गवर्नर रयन्ना ने एक बार पुनः विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से 1829 ईस्वी तक विद्रोह को जारी रखा। अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा दिया और 1830 ईस्वी में रयन्ना को फांसी पर लटका दिया। हालांकि व्यापगत सिद्धांत के तहत ही अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र को शासक की मान्यता नहीं दी थी। बावजूद इसके व्यापगत सिद्धांत की औपचारिक शुरुआत 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल (1848) से लेकर के 1856 ईस्वी तक था। 1856 ईस्वी तक था। ये ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। और इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ तथा इसने 1849 ईस्वी में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1851-52 में शुरू हुआ तथा 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम पर अधिकार कर लिया था।
आगे देखेंगे, बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। बेलूथम्पी के विद्रोह त्रावणकोर केरल के महाराज को अंग्रेजी शासकों द्वारा सहायक संधि करने के लिए विवश करने के लिए प्रत्युत्तर में था। बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ के विद्रोह 1819 के कारण राज्य के आंतरिक मामले ब्रिटिश हस्तक्षेप था। कच्छ के विद्रोह 1819 का कारण था कि राज्य के आंतरिक मामले में भी ब्रिटिश का हस्तक्षेप था। अगला है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में खोंड एवं शवार विद्रोह। खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह का मुख्य कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और शाहूकारों का प्रवेश, खोंडों में प्रचलित नर बलि प्रथा, मोरिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना आदि। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिशोई ने किया। 1855 में चक्र बिशोई लापता हो गए, जिसके बाद 1856 ईस्वी में राधा कृष्णन दंड सेना के नेतृत्व में शवार आंदोलन शुरू हुआ। 1857 में दंड सेना को फांसी पर लटकाए दिए जाने से आंदोलन समाप्त हो गया। अगला है कोल विद्रोह 1831-32। कोल विद्रोह का यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत। यानी कोल विद्रोह आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धो भगत। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। विद्रोह के पनपने का प्रमुख कारण उस इलाके के जमींदार व ठेकेदारों तथा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना था। साथ ही अंग्रेजों द्वारा लगान भू राजस्व व्यवस्था और छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देकर दिकुओ बाहरी लोग गैर आदिवासी को उच्च लगान पर भूमि देने के कारण कबीले के सरदार व अन्य आदिवासी अपनी सत्ता और भूमि से वंचित हो गए और उन्होंने विद्रोह का रुख अपनाया। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव, हो, माहली आदि जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। लूट मार और तबाही इसके विरोध के प्रमुख ढंग थे। यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 ईस्वी में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। बाद में इसे कुचल दिया गया। अगला विद्रोह है हुल या संथाल विद्रोह 1855-56। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो और कानू थे। संथाल या हुल विद्रोह 1855-56। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धो और कानू थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन या कोह संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना या देरी से मिलना और अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जाना आदि रहे। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को लूट कर आग लगा दी। अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धो और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया। 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार किया गया और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन, मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई और एस्ली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून
संथान परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। मुंडा विद्रोह 1899 1900 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड में स्थित है, यानी कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में इस अवधि का सबसे अधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुटकटी एक तरह की सामूहिक खेती का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा का विद्रोह को उलगुलान विद्रोह का महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। सन 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हकीमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान कर दिया। ब्रिटिश समर्थकों व मुंडा जनजाति के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायत मिली, खुटकटी अधिकारों को मान्यता मिली और बेट बेगारी, जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह विद्रोह 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लाने पर मजबूर किया गया जिसके जरिए दिकू बाहरी लोग आदिवासियों पर आसानी से कब्जा न कर सके, और दूसरा कि आदिवासी भी अन्याय एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम है। अगला है चुवार विद्रोह 1768। चुवार विद्रोह 1768। बढ़े भू राजस्व, अकाल एवं अन्य आर्थिक संकटों के कारण मेदिनीपुर जिले बंगाल की आदिम जाति के चुवार लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिया। इनका नेतृत्व दलभूम, कैलापाल, ढोलका तथा बाराभूम के राजाओं ने मिलकर किया था। ध्यातव्य है कि 1760 ईस्वी में संपूर्ण मेदिनीपुर जिले पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो गया और 1765 ईस्वी में आसपास के क्षेत्रों और महाल पर भी कब्जा हो गया था। 1768 में दलभूम के शासक जगन्नाथ दल ने अपने क्षेत्र को उजाड़ कर वीरान कर दिया ताकि कंपनी को इस क्षेत्र पर अधिकार करने पर कुछ लाभ प्राप्त न हो। चुवारों को संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दिया। बगावत का बिगुल बजते ही ढोलका, कैलापाल तथा बाराभूम के राजाओं ने जगन्नाथ दल का साथ दिया। नवाबगंज और झारिया के राजाओं ने कंपनी को राजस्व न देने की घोषणा कर दी। लगभग 3 दशक तक कंपनी चुवार विद्रोह से अशांत रही, किंतु धीरे धीरे यह विद्रोह शांत हो गया। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। उरांव जनजातियों द्वारा जतरा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन। यह आंदोलन जमींदारी शोषण के विरुद्ध शुरू हुआ था, किंतु जतरा उरांव की मृत्यु के पश्चात यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन एवं गांधीवादी राष्ट्रवाद से जुड़ गया। और 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। अगला विद्रोह है खासी विद्रोह 1827 से 1833 ईस्वी तक। बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों मेघालय के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया और तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी में सैन्य कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया।
रमोशी विद्रोह 1822 से लेकर के 25-26 एवं 1839 से 1841 ईस्वी तक। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में रहने वाली आदिम जनजाति रमोशी ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस संघर्ष को नेतृत्व चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने प्रदान किया। 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रमोशियों ने सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया तथा फिर 1825-26 में बड़े भयानक अकाल से प्रभावित रमोशियों ने उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कालांतर में सितंबर 1839 ईस्वी में सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत कर देने एवं उनके देश निष्कासन से विद्रोह पुनः भड़क उठा। 1840-41 में बड़े दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने विद्रोह कर बदामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अंग्रेजी सेना ने बाद में विद्रोह को दबा दिया। आगे है रपा विद्रोह। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में विद्रोह हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह शाहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरोध था। रंपा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1922-24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया, जो गैर आदिवासी नेता थे। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन वे आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध की नीति का अनुसरण किया गया। आगे देखेंगे कुकी विद्रोह 1917 से 1919 ईस्वी तक। कुकी विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 से 1919 ईस्वी तक। 1891 के आंग्ल मणिपुर युद्ध के बाद मणिपुर रियासत पर अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया। अंग्रेजों ने क्षेत्र में बलात् श्रम को अनिवार्य कर दिया। परंपरागत अधिकारों के हनन के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेबर बटालियन में गैर युद्धक भारिक के तौर पर स्थानीय जनजातियों की भर्ती को अनिवार्य किया गया, तो 1917 में कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का विस्तार कुकी आबादी वाले सभी क्षेत्र जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, चीन पहाड़ी के क्षेत्र, वर्तमान म्यांमार, असम, कछार पहाड़ी क्षेत्र में फैल गया। बस्तर विद्रोह 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर एवं नागा विद्रोह। इस आंदोलन का प्रारंभ रोंगमई जदोनाग ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना तथा प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। अगस्त 1931 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन को 16 वर्षीय नागा युवती गैडिनलियू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। गैडिनलियू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और कष्टकारी करों व कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया। अक्टूबर 1932 में गैडिनलियू को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद गैडिनलियू की रिहाई हुई। जवाहरलाल नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज ने गैडिनलियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की। रानी गैडिनलियू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। आगे देखेंगे विभिन्न वर्षों में किसान विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 1860। कृषक आंदोलनों के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सबसे अधिक व्यापक तथा जुझारू विद्रोह बंगाल के नील विद्रोह था। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। इनकार करने पर किसानों को नील बागान मालिकों के दमन
चक्र का सामना करना पड़ता था। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 ईस्वी में हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर विरोध में हड़ताल आयोजित की और प्रेस मिशनरियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया। अपवाद स्वरूप छोटे जमींदार महाजन ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया। 1860 ईस्वी में नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में नील कारखाने बंद होने लगे। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया। नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 ईस्वी में नील आयोग के गठन का आदेश दिया। उसके बाद विद्रोह समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पाबना विद्रोह और दक्कन विद्रोह 1874-75 एवं पागलपंथी विद्रोह, मोपला विद्रोह, इसके बाद किसान सभा आंदोलन, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पुनः एक बार फिर से आपको धन्यवाद।